जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत। किसान आजादी कब होगी के भाग 2 में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने मित्रों और जान पहचान में इसको आगे आप अग्रसित करें, क्योंकि इस चैनल में दी गई कई जानकारी आपको किसी न किसी मोड़ पर देश नीति के लिए प्रेरित करेगी ही, ये निश्चित है। मैं अपने मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। किसान भारत में कौन है? किसान का महत्व क्या है? किसान राजनीति जो देश में होती है उसका उद्देश्य क्या है? और किसान राजनीति से संबंधित जो आंदोलन हुआ उसका अनुमानित सच क्या हो सकता है? इस पर मैं कुछ आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं कुछ आंदोलन पर आना चाहूंगा, क्योंकि आंदोलन ही कई समस्या का समाधान भी बनता है और कई समस्या को आगे भी लेके जाता है। अब हम लोग सबसे पहले अपने प्रमुख आंदोलन आजादी के आंदोलन का एक छोटा सा जिक्र कर लें। आजादी के आंदोलन में जैसा हम सभी को पता है कि कई मुख्य किरदार उसमें थे। सभी का एक मिला जुला प्रयास था और वो सारे आजादी का जो आंदोलन था वो श्री महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन उसी आंदोलन से अचानक से एक जवाहरलाल नेहरू जी निकलते हैं और एक मोहम्मद अली जिन्ना निकलते हैं और देश का विध्वंसक बंटवारा हो जाता है, जिसका दंश आज भी हम लोग झेल रहे हैं और गांधी जी गायब हो जाते हैं बहुत जल्द ही। दूसरा आंदोलन जेपी आंदोलन, जिसको बहुत प्रमुख बोला जाता है। जेपी आंदोलन जयप्रकाश जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया था और वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उस समय की सरकार के खिलाफ खड़ा हुए थे। उस आंदोलन से श्रीमान जेपी जी को कितना फायदा हुआ या देश को कितना फायदा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उस आंदोलन से ऐसे कई राजनेता निकले जो आने वाले वक्त में प्रांतीय राजनीति का सिरमौर बने और देश में जातिवाद और तुष्टीकरण का एक नया नमूना पेश किए। तीसरा जो आंदोलन हम लोगों ने सुना वो था अन्ना हजारे जी का आंदोलन। अन्ना हजारे जी भी भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन किए। कई संगी साथी थे, लेकिन उस आंदोलन से अन्ना हजारे जी अचानक से गायब होते हैं और अरविंद केजरीवाल जी का उदय होता है और दिल्ली के सत्ता पर वो काबिज होते हैं। और आज दिल्ली का क्या स्थिति है और किस तरह की राजनीति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और केजरीवाल का राजनीति भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके बाद एक शाहीन बाग आंदोलन होता है जो कई विवाद जन्म दिया और शाहीन बाग आंदोलन सामाजिक खाई को बढ़ाया, कम बिल्कुल नहीं किया। और उसके बाद आता है किसान आंदोलन। जैसा मैंने भाग 1 में भारत में 3 तरह के किसान के बारे में बताया था, उन्नत किसान, मध्यम वर्ग के किसान और गरीब किसान। मध्यम वर्ग के किसान और गरीब किसान को क्या फायदा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उन्नत किसान और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो गए ये लगभग सभी ने देखा और महसूस भी किया। हर आंदोलनकारी का मुख्य उद्देश्य आम जनता का भलाई होता है। हर आंदोलन में कई बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों का समावेश होता है ताकि आंदोलन से देश और समाज को मजबूती दी जा सके। किसान, संपन्न किसान ज्यादा मजबूत होते हैं या हैं भी। आश्चर्यजनक तरीके से वामपंथ का भी काफी सहयोग किसान आंदोलन को मिला। वामपंथ लेखकों और पत्रकार समूह ने किसान आंदोलन के पक्ष में काफी हवा बहाया।
सारे के सारे किसान नेता संपन्न राज्यों से थे और खुद भी काफी मजबूत थे। अन्य राज्य के मध्यम और अन्य गरीब किसान को कोई जगह नहीं मिला, ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य था। इसका दूसरा पहलू, यही लोग गरीब के नाम पर लड़ाई लड़े, गरीब किसान के नाम पर राजनीतिक दल बनाए, तथा कथित नक्सलवाद का जन्म भी इन्हीं गरीब को हक देने के लिए हुआ और यही गरीब इस्तेमाल भी हुए, जंगलों और बीहड़ों में रहने को मजबूर हुए और इनके बुद्धिजीवी शहर में मजबूत हो गए। हर गरीब में कोई ना कोई हुनर होता है और हुनर से आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं दिखाया गया, पर फौरन पूंजीपति बनने का सपना देकर उनका इस्तेमाल किया गया। यही बात देश के हर किसान पर लागू होता है। किसान गरीब है पर मेहनती है। अगर उसको खुला बाजार, टेक्नोलॉजी, सरकारी और बुद्धिजीवियों का सहयोग मिले तो गरीब किसान उन्नत से उन्नत फसल उपजाकर अपने आप को एक उन्नत किसान बना सकता है और अपने पीढ़ी को भी किसान के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में हुनर से देश को मजबूत करवा सकता है। मेरा यह कहना है कि गरीब किसान, मध्यम वर्ग के किसान के हुनर का इस्तेमाल आंदोलन के माध्यम से होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ और मजबूत किसान और ज्यादा मजबूत हो गया। भाग 2 में इतना ही, भाग 3 का इंतजार करें। इसमें और भी कुछ जानकारी आपको शायद प्रेरित कर सके और किसान आंदोलन या गरीब के बारे में सचेत कर सके। धन्यवाद।